साहब रिकॉर्ड पे जा रहा है। मुस्तफा, फरीहा, अनस, मायरा, जी सर। आप फिजिक्स क्लास अटेंड करो। जो ऑर्गेनिक का, जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो है ना, रिकॉर्डिंग आपको भेज दूं, ठीक है? ओके सर। अभी फिजिक्स अटेंड कर लो। ठीक। डन बेटा। पेन दे देना।
थोड़ी वैसा आके दो आने वाला है क्या कुछ मिलता मार्केट में चार्जिंग दो एक ही लगा सकते हैं मिलता सारे को जो शब्बीर बन के बोले थे ना वो बंदे के पास रहते मंगा दूंगा तो अल्टरनेट एक है इससे कोर्स दे दिया मेरे जी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। कल कहां तक करे थे ना बेटा हम लोग ये क्वेश्चन करे थे याद है आप लोग को A charge q is being placed at a distance of a/2 above the center of horizontal square edge a. Find the flux of the electric field through the square surface. याद है? यस सर। कोई भी आंसर नहीं दे रहे। यस सर याद है। याद है सर। क्या कर रहे थे बोलो हम लोग इस चार्ज एट डिस्टेंस a/2 रहने के लिए, सो इनक्लोज करने के लिए क्या बोल रहे थे हम लोग पहले? फर्स्ट मेक द सरफेस पहले क्लोज उसको बाय क्लोज प्लेसिंग करें। द 5 स्क्वायर्स so that a cube is been formed and charge q is at the center of the cube. ये देखो इसको हम लोग सेंटर पे ला लिए, ऐसे हम लोग आजू बाजू से कवर कर दिए, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना हो गया? चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज कितना था अपने पास? क्यू, इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? टोटल फ्लक्स कितना आ गया? चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। By symmetry, flux through each square plate will be equal to how much for me? 1/6 times of total 5. तो 5 डैश कितना आ गया? q by 6 times of epsilon naught, यानी 5 डैश हो गया q by 6 times of epsilon naught। क्लियर है? जी सर। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसलिए मैं जरा आराम से पढ़ा दूंगा। देखो, ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यूब इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ योर क्यूब। ओके, ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यूब इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ योर क्यूब। समझ में आया क्वेश्चन यहाँ तक? क्या बोल रहा है? एक क्यूब लिए हम लोग और एक क्यूब में हम लोग वी आर कीपिंग ए चार्ज कैपिटल क्यू कहां पर? एक कॉर्नर पे। बात समझ में आई? ये अपना क्यूब है मान के चलो, ठीक है, ये कॉर्नर है ना इसका, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे हम लोग कुछ चार्ज रख रहे हैं, मान के चलो कैपिटल क्यू। क्लियर है? यही तो बोल रहे हैं ना? यस सर। ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। फाइंड फ्लक्स थ्रू नंबर ए क्यूब, number 2 each face of the cube containing the charge, each face of the cube containing the charge, or third one is each face of the cube not containing the charge, not containing the charge, ठीक है ना, not containing the charge। ठीक है, नॉट कंटेनिंग द चार्ज। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छी तरह से फिर से एक बार। कैपिटल क्यू इज बीइंग प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। फाइंड फ्लक्स थ्रू नंबर ए क्यूब, नंबर बी ईच फेस ऑफ द क्यूब कंटेनिंग द चार्ज, ईच फेस ऑफ द क्यूब नॉट कंटेनिंग द चार्ज। ठीक है, क्लियर है सभी को क्वेश्चन? अब देखो ये चार्ज है कॉर्नर पे, ठीक है ना। अब इसको करना क्या है? पहली बात है इसको क्लोज करना, इसको क्लोज करना है बेटा गॉस लॉ लगाने के लिए, ठीक है? यस सर। तो कैसा क्लोज करोगे? देखो ये कॉर्नर पे है, तो ऐसे कितने क्यूब्स लोगे तो ये सेंटर पे आएगा? सोचो। 3 और बस 3 देना। 3, खाली 3। ये कॉर्नर पे है ना बेटा, ये पीछे के कॉर्नर पे हो या सामने के कॉर्नर पे, कोई भी कॉर्नर पे, ठीक है? आप बोले 7 सर सर।
3 7 ले रखूंगा, कितना 7 7, वेरी गुड। क्यों? इसके ऊपर एक आ जाएगा, फिर इसके बाजू के एक आ जाएगा, फिर इसके बाजू, पीछे भी जरूरत रहेगी ना, क्योंकि सेंटर पे नहीं आएगा जब। यस समझ में आया फरिया? आ गया सर। अब ये सेंटर पे आने के लिए सामने अगर 4 है तो पीछे भी 4 होने चाहिए। तो जब जो कॉर्नर पे चार्ज क्यूब है तो वो सेंटर पे आ जाएगा जब, यस सर जी है ना? तो टोटली कितने क्यूब्स लगाओगे आप? 7। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ओके चलो, ये लॉजिक समझ में आ गया। तो देखो, फर्स्ट मेक द सरफेस क्लोज बाय प्लेसिंग हाउ मेनी 3 आइडेंटिकल क्यूब्स, इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, okay, 3 sides of the given cube and 4 cubes above. Now the charge comes at the center of the 8 cubes. Point clear है? तो the Yes, flux sir. passing through each cube will be कितना होगा जब पूरे 8 क्यूब से? तो एक एक क्यूब में कितना जाएगा जब? 1/8 टाइम्स जाएगा, यस सर क्योंकि इस पे जब फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स हो गया। अब एक एक क्यूब से अगर पूछ रहा था कितना जाएगा, 1/8 ऑफ द फ्लक्स विल बी पासिंग। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन क्यूब, यानी एक क्यूब, यानी ये जो क्यूब दिया हुआ है ग्रीन वाला, इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा? 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। यस समझ सर में आया? क्योंकि Yes, ये sir. सेंटर पे है ना बेटा, अगर ये सेंटर पे है तो टोटल 8 के वजह से फ्लक्स जो आएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट आएगा, है कि नहीं? एक एक क्यूब से कितना जाएगा? 1/8, क्योंकि 8 क्यूब्स है ना यहाँ पर, तो 1/8 इंटू 1/8 कर दो, तो ये हो गया 1/8 टाइम्स ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। पूछा क्या हुआ? फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यानी ये क्यूब दिया हुआ, खाली एक ही क्यूब दिया हुआ जिसपे कॉर्नर पे चार्ज है, तो इस चार्ज में से कितना फ्लक्स जाएगा? 1/8 टाइम्स ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट क्लियर है क्लियर है सर सभी को? यस सर। पक्का? फिर एक बार समझाओ। समझ में नहीं, आया समझ में आ गया। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो जरा इंटरेक्ट हुआ करो बेटा, जरा बात करते रहो, मेरे को भी तसल्ली हो जाती। उससे सेकंड क्वेश्चन देखो, ईच फेस ऑफ ए क्यूब कंटेनिंग द चार्ज, ईच फेस ऑफ क्यूब कंटेनिंग द चार्ज। अब बताओ कि चार्ज कितने क्यूब्स पे हो सकता है? चार्ज कितने क्यूब्स पे हो सकता है? 8 क्यूब्स पे पूरा कैसा? बीच में है ना हाँ बीच में है, तो क्या पीछे वाले 4 आप देख सक रहे हो क्या? पीछे वाले 4 आप देख सक रहे हो क्या पूरा? नहीं ना? नहीं तो सोचो जरा, अगर ये यहां पर है तो ये क्यूब आप देख रहे हो, इसके बाजू वाला भी आप देखोगे, इसके ऊपर वाला भी देखोगे, इसके ऊपर वाला भी देखो, ठीक है ना? अब ये चार्ज इस कॉर्नर पे, अब इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा, देखो ये क्यूब है ना, isn't it? So the flux to this cube is how much Fermi? एक क्यूब में कितना आ रहा? 1/8 times ना, यस सर isn't it? Now the charge is contained in how many faces? 3 faces only. कौन से फेस पे? मान के चलो A, H, E, F, इसमें से एक चार्ज जाएगा, क्योंकि ये कॉर्नर है ना बेटा, यस सर। यहाँ पर चार्ज है, तो ये चार्ज में से ये चार्ज इस सरफेस के लिए कॉमन है, यस isn't it? इसके बाद Yes, sir. A, B, G, F इसके लिए कॉमन है, ठीक है ना? फिर उसके Yes, बाद इस sir. कॉर्नर पे, ठीक है ना? ACH। हाँ, तो ये वाला सरफेस पे आपको चार्ज दिखाई यस देगा, सर। ये नीचे वाले पे भी दिखाई देगा, ये बाजू वाले पे भी दिखाई देगा। तो क्या इस पे है क्या? पीछे वाले पे नहीं है नहीं है, नहीं इस पे है क्या? नहीं। नहीं है, तो कितने स्पेसेस Three पे है faces. चार्ज? फेस पे। 3 फेसेस पे। ये बात समझ में आई फरिया? आ गई सर। पक्का ना? तो ये जो चार्ज है ना बेटा, ये जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर चार्ज क्यों रखा हुआ है? ये क्यों क्या इस सरफेस पे दिख रहा? यहाँ पर है, दिख रहा है, ठीक है। नीचे वाले सरफेस पे, ये वाले पे भी दिख रहा है, ये वाले सरफेस पे भी दिख रहा है, लेकिन ये वाला सरफेस पे चार्ज नहीं है और ये वाले सरफेस पे भी चार्ज नहीं है। यानी इन क्यूब में कितने सरफेसेस पे चार्ज है अपने पास? ये HEF, ये HEF, इस पे अपने पास चार्ज है। उसके बाद ये BGF, इस पे चार्ज है। उसके बाद ये BCH, इस पे चार्ज है। तो टोटली चार्जेस कंटेन इन हाउ मेनी फेसेस? 3 फेसेस। यानी फ्लक्स थ्रू एक क्यूब कितना जा रहा था एक्चुअली? Q/8 टाइम्स ऑफ, यानी इस क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना था? Q/8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट।
अब चार्ज कितने पे रखा हुआ है? 3 फेसेस पे रखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? इन दिस फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू विल बी इन द प्लेन ऑफ द फेस एंड एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फेस, हेंस फ्लक्स कितना हो जाएगा फॉर दैट वन? 0. सो फ्लक्स थ्रू दिस 3 फेसेस कितना हो जाएगा अपने पास? 0. क्यों बताओ? क्योंकि इसका एरिया नीचे होगा, isn't it? एरिया परपेंडिकुलर है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू E बार डॉट A बार, तो परपेंडिकुलर टू द फेसेस है पूरे 90 डिग्रीज, तो 0 हो गया. सो कितना हो जाएगा बेसिकली? सो द फ्लक्स थ्रू दी एनी 3 फेसेस कितना हो जाएगा मेरे पास? 0, क्योंकि देखो इसका एरिया Zero. आउटवर्ड है कि नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, इन दिस Onward. डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन. तो दोनों के सबके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री से. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू E into A into cos of your 90. cos 90 कितना? Zero. 0. So flux through this cube कितना हो जाएगा मेरे पास? In this Zero. faces, electric field due to cube will be in the plane of the face. Electric field will be in the plane of the face and area is perpendicular to the face. तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0. So the flux through these faces will be how much for me? 0. ठीक है, ये Yes, पॉइंट sir. जरा इंपॉर्टेंट है समझ Yes, लेने. sir. जो सरफेस पे चार्ज है उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है और एरिया भी परपेंडिकुलर है उसका, ठीक है ना, तो उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री से, तो उसकी वजह से फ्लक्स उसका 0 हो गया. और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा देखो, ईच फेस ऑफ द क्यूब, यानी एक क्यूब का ईच फेस ऑफ द क्यूब नॉट कंटेनिंग द चार्ज, यानी जिस सरफेसेस पे चार्ज नहीं है उस फेसेस पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? देखो द फ्लक्स इज कितना है एक क्यूब में? Q by 8 times of epsilon naught, isn't it? Q by 8 times of epsilon naught, and is passing through the remaining 3 faces. What are the remaining 3 faces? देखो right now, ये वाला D, E, F, G, इस पे नहीं है चार्ज, है क्या? इस पे Yes, चार्ज नहीं है ना, इस वाले पे भी चार्ज नहीं है, yes, sir. और ऊपर वाले पे भी चार्ज नहीं है. Yes, पूरे कितने फेसेस पे चार्ज नहीं है? 3 फेसेस पे, sir. है कि नहीं? ये देखो फिर से एक बार, C, D, F, G, B, इस पे चार्ज है क्या? नहीं है ना, नहीं है, नहीं. ऊपर के डायरेक्शन में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर के डायरेक्शन. ये देखो ये सरफेस D, G, F, E, D, इस पे भी चार्ज नहीं है, ये दूसरा सरफेस है. और एक C, D, E, H, इस पे भी चार्ज नहीं है. तो 3 सरफेसेस पे अपने पास चार्ज नहीं है. सो फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिमेनिंग 3 फेसेस, ये 3 मेन फेसेस है. सो बाय सिमेट्री देख लो तो कितना हो जाएगा? ईच फेस नॉट कंटेनिंग द चार्ज कितने हैं? 3 है. सो इट इज Q by 3 times of 8 epsilon naught. समझ में आया? क्योंकि ये 3 चार्जेस, ये 3 सरफेसेस में 3 पार्ट में डिवाइड होगा ना वो चार्ज. ये चार्ज जो है ना इस सरफेस पे नहीं है, तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा, तो इस 3 पार्ट में कितने में डिवाइड होगा? अगर E है तो वो E by 3 और E by 3 बनेगा ना, तो जब भी आपको टोटल ये आएगा, है कि नहीं? Yes, sir. ये देखो जो चार्ज है यहाँ से, इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो मान के चलो E निकल रही है, तो ये सरफेसेस सिमेट्री रहने के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली डिवाइड होके जाएगी ना. इस सरफेस में मान के चलो E by 3 होगी, इसमें E by 3 होगी, ऊपर वाले में E by 3 है, ठीक है ना. तो खाली 3 सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बेसिकली, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? द सिमेट्री फ्लक्स थ्रू द ईच फेस नॉट कंटेनिंग द चार्ज कितना है? Q by 3 इंटू ये वाला पूरा एक क्यूब से कितना जा रहा है? 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना बना मेरे को? Q by 24 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ये समझ में आया? फिर से एक बार बताऊं, देखो समझ में आ गया, sir. देख लो एक बार फिर से. थर्ड वन में क्या बोल रहा है? ईच फेस ऑफ द क्यूब नॉट कंटेनिंग द चार्ज, यानी कितने सरफेसेस है ऐसे जिसमें चार्ज नहीं है? 3 सरफेसेस है. तो फ्लक्स क्या वो 3 सरफेसेस से जाएगा, तो कितना हो जाएगा? दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू योर Q by 3 लिखोगे ना, सॉरी 3 सरफेसेस मतलब कितना हो जाएगा? 5 by 3 लिखोगे, है कि नहीं? हाउ मेनी फेसेस ऑफ द क्यूब नॉट कंटेनिंग द चार्ज? 3. तो एक एक में से कितना जाएगा? 5 by 3 जाएगा. जैसे क्यूब बोल रहे थे हम लोग, क्यूब में एक एक सरफेस से कितना जाएगा? Q by 6 बोल रहे थे ना, 5 by 6. अभी कितने सरफेसेस से नहीं जा रहा? 3 सरफेसेस से नहीं जा रहा, सर 3 सरफेसेस से जा रहा है बेसिकली, तो कितना हो जाएगा? 5 dash is equals to 5 by 3. 5 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास कितनी है? Q by 8 times of epsilon naught divided by 3. तो ये नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? सो दिस इज Q by 8 into 3 into epsilon naught. 3 8 जा कितना? 24.
24, so it is q by 24 times of epsilon naught. ये बात समझ में आई? थर्ड वाला फिर से एक बार बतलाऊं? आ गई सर। पक्का? जी। चलो वेरी गुड। अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछते रहता है रेगुलरली, सो बी लिटिल बिट केयरफुल। फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन। पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इस क्यूब, एक ही क्यूब में कितने चार्जेस दे रखा उसने? एक क्यूब के ऊपर कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा, तो इसको एनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब्स यूज कर रहे हैं? सामने 3 पीछे 4, यानी पूरे 7। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा? पूरे 8 में से जाएगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स, यानी q by 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ईच फेस ऑफ ए क्यूब कंटेनिंग द चार्ज, उसमें तो नॉर्मल होगा थीटा 90 डिग्री से, तो उसके वजह से 0। ईच फेस ऑफ द क्यूब नॉट कंटेनिंग द चार्ज, कितने? 3, तो फ्लक्स फॉर दैट वन इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 1/3 टाइम्स ऑफ टोटल 5, यानी दैट इज इक्वल टू 1/3, 5 is equals to q by 8 times of epsilon naught, so that will give me the answer. Clear है सभी को? ठीक है ना? सो आंसर कितना था? q by 24 times of epsilon naught is your answer. समझ में आया ना क्वेश्चन? यस सर। चलो नेक्स्ट वाला देखो जल्दी से। ये हेमिस्फेरिकल बॉडी, इसका आंसर आप लोग को बोलना है पक्का। हेमिस्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस कैपिटल आर, दिमाग में चलते रहना डायग्राम पूरा। हेमिस्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. Hemispherical body of radius capital R is placed in a uniform electric field E. What is the flux linked with the curved surface? What is asking? Flux through only the curved surface पूछ रहा है। Curved surface if the field is parallel to the base and if electric field is perpendicular to the base. ये क्वेश्चन है। फिर से एक बार देखो, हेमिस्फेरिकल बॉडी, हेमिस्फेरिकल बॉडी मतलब ऐसा कुछ, ठीक है ना? ऐसा हेमिस्फेरिकल, ये कर्व्ड सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, ये जो है ना ये प्लेन सरफेस है, ये पाला जो है ना कर्व्ड सरफेस है, और इसका रेडियस कितना दे रखा है? यहां से यहां तक इसका रेडियस मान के चलो कैपिटल आर। हेमिस्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस, यानी एक कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना है? इफ फील्ड जो है ना पैरेलल टू द बेस है, ये पैरेलल टू द बेस है और परपेंडिकुलर टू द बेस है, परपेंडिकुलर टू द बेस है, तो क्या कंडीशन हो सकता है? तो पहले वाला ले लेंगे हम लोग, if the curved surface is parallel to the base. Actually flux का फॉर्मूला क्या है बताओ? Flux is equals to charge enclosed by epsilon naught, यही फॉर्मूला है ना अपना? यस सर। ठीक है ना? तो पहले फील्ड ले लेते हैं which is parallel to the base, ऐसा होगा। ये देखो, ये हेमिस्फेरिकल बॉडी है, ये प्लेन सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है, तो उसने क्या बोला? फील्ड इज पैरेलल टू बेस, यानी ये बेस है ना बेटा, ये वाला प्लेन जो है ना बेस, इसके पैरेलल है, इसका पैरेलल इस तरह, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। इसका एरिया कौन सी डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर, इसमें हो जाएगा, मोटा सा एरिया ले लिया मैंने dA, और ये कर्व सरफेस है। फ्लक्स किस किस के वजह से है? कर्व सरफेस के वजह से है और प्लेन सरफेस के वजह से। तो फ्लक्स कैसे लिखोगे? phi is equals to integral of E bar into dA, और that is equals to charge enclosed by epsilon naught। इसमें कहीं पर हम लोग ने चार्ज रखा है क्या? प्रॉब्लम में कहीं कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला चार्ज के बारे में। तो चार्ज कितना होना चाहिए अपने पास? 0 है कि नहीं? इस पे हेमिस्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस R is placed in uniform electric field E. What is the flux with the curved surface पूछ रहा है। चार्ज कुछ भी नहीं दिया, तो चार्ज इनक्लोज कितना है? 0। तो यहां पर मैंने 0 ले लिया, चार्ज इनक्लोज्ड इज 0, यानी फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ E bar into dA is equals to 0, यानी E into dA क्या हो जाएगा? फ्लक्स ही है ना, another form of the flux is nothing but flux is how much for E into A, है कि नहीं? यस सर। So E into A is equal to कितना है मेरे पास? 0। आप फ्लक्स को सरफेस के वजह से, एक कर्व सरफेस है और एक प्लेन सरफेस है, सो फ्लक्स टू द कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स टू द प्लेन सरफेस इज इक्वल्स टू 0। लिख सकता हूं क्या ऐसा? सो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स, यानी ये कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स और ये प्लेन सरफेस की वजह से फ्लक्स, सो दोनों की वजह से फ्लक्स कितना हो गया? 0। क्यों 0? क्योंकि चार्ज इनक्लोज 0 दिया हुआ है, कुछ भी चार्ज के बारे में नहीं बोला उसने, ठीक है ना? तो ये कर्व, इसको इधर लेके चले जाओ, कितना हो गया देखो? फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज इक्वल्स टू EA into cos 90, प्लेन सरफेस के लिए, ये प्लेन सरफेस है ना, इसका एरिया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 90 डिग्री से, तो लिखा मैंने यहाँ पर फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस इज EA into cos 90, तो 0। cos 90 भी कितना है? 0। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस कितना हो गया बेटा? 0। क्लियर है? फिर से एक बार देखो क्वेश्चन, देखो
a hemispherical body of radius capital R is placed in a uniform electric field E bar. Uniform electric field E bar. What is the flux linked with the curved surface? If the field is parallel to the base. तो पहले सिचुएशन में मैंने ऐसा सिचुएशन बनाया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना पैरेलल टू द बेस है, ये जो बेस है इसके पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, तो इस प्लेन सरफेस का जो एरिया है परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है, 0, यानी फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस विल बी इक्वल टू 0। तो ये पूरा बिकॉज ऑफ द कर्व सरफेस, बिकॉज ऑफ द प्लेन सरफेस कितना आ रहा है अपने पास, 0, क्योंकि चार्ज इनक्लोज कितना है 0, तो प्लेन सरफेस के वजह से भी 0 आ गया, तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस पे कितना हो जाएगा 0, अगर फील्ड इज पैरेलल टू द बेस। सेकंड में देखते हैं, अगर फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बेस, यानी देखो ये बेस है, इसके परपेंडिकुलर यानी ये डायरेक्शन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इसका एरिया भी इस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस कितना है, इससे पहले 0, तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज इक्वल्स टू EA इनटू E भी ए डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, तो इंटीग्रल ऑफ DA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, तो पूरा का एरिया कितना हो जाएगा कैपिटल ए, इंटीग्रल ऑफ DA इज नथिंग बट ऑफ योर E और ये कौन से डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा इन दोनों के बीच में कितनी है 0 डिग्री से, तो cos 0 इज 1, तो E into A is equal to 0। So flux through the curved surface plus E into एरिया कितना है बेटा, ये जो सरफेस है इसका रेडियस मान के चलो R है, सो कर्व सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो इधर चले गया तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस कितना आया माइनस ऑफ E इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। ये बेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये बेस है मेरे पास, इजंट इट। तो इस पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस होगा, ये होगा मेरा कर्व्ड सरफेस, और ये बेस है, इसको बेस बोल सकते हैं और प्लेन बोल सकते हैं। इस प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया भी सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितनी 90, तो फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस कितना हो जाएगा E इंटू ए आएगा। एरिया ऑफ ये ब्लू लाइन, ये सर्किल के सर का है, सेमी सर्किल, सो इसका हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। ये प्रोजेक्टेड एरिया जो है ना, इसका एरिया सर्कुलर पाथ का पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें भी चार्ज इनक्लोज कहीं पर भी नहीं है, ये एक्चुअली कितना आना चाहिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय 0, चार्ज इनक्लोज्ड कितना है 0, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड कितना है 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, इसलिए हम लोग को 0 आ रहा है। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज इक्वल्स टू व्हाट E इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इधर चले गया तो नेगेटिव, तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस कितना आ रहा माइनस ऑफ योर E इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, फिर एक बार देख लो क्वेश्चन को अच्छी तरह से, करिया जी सर। समझ में आया, फिर एक बार बोलो। नहीं समझ में आ गया। पक्का, जी। देखो फिर से एक बार, an hemispherical body of radius capital R is placed in a uniform electric field E bar. What is the flux linked with the curved surface if the field is parallel to the base and perpendicular to the base? Actual flux का फॉर्मूला अपने पास क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड कितना है 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स 0 है, टोटल फ्लक्स इज 0। ये फ्लक्स किस किस के वजह से है, पैरेलल सरफेस के वजह से, प्लेन सरफेस के वजह से और कर्व सरफेस के वजह से। तो अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो मैं, ये हेमिस्फीयर है, ये प्लेन सरफेस है, कर्व सरफेस है, तो चार्ज 0 रहने की वजह से फ्लक्स कितना हो गया 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला था फ्लक्स का E इंटू ए, सो इंटीग्रल ऑफ DA इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, E बाहर निकाले, इंटीग्रल ऑफ DA कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल्स टू 0, ओके ना। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि E इंटू ए क्या हो जाएगा फ्लक्स ना, सो दिस फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0, दिस फ्लक्स इज बिकॉज ऑफ कर्व सरफेस प्लस प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे देखो, यहाँ पर एरिया इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 90, तो cos 90 हो गया 0, तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस भी कितना हो जाएगा 0। सेकंड केस में क्या बोला है, देखो अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इसका जो सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी है 90 डिग्रीज। E इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट पैरेलल टू द एरिया, सो थीटा कितना 90 डिग्रीज, तो वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, flux through the curved surface plus flux through the plane surface is 0, and flux through the curved surface plus plane surface में angle theta is equal to 0 है, तो E into A into cos 0, तो cos 0 is nothing but 1,
एरिया ऑफ दिस सरफेस विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इधर लेके चलेगा तो नेगेटिव होगा, सो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला देखो बेटा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A charge capital Q is uniformly on a ring of radius A. A charge Q is uniformly on a ring of radius A. A sphere of equal radius A is constructed with its center at the periphery of the ring. Find the electric flux passing through the surface of sphere. पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से समझो। पेरिफेरी का मतलब क्या बेटा? आप लोग बॉटनी ज़ूलॉजी में भी पढ़ते होंगे, आउटर लेयर जो एपिथेलियल सेल्स वगैरह होते हैं ना, आउटर लेयर वगैरह कंडीशन में, उसको हम लोग पेरिफेरी बोलते हैं। आउटर पार्ट को पेरिफेरी बोलते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं ना, ये पार्ट जो है ना पेरिफेरी, वो बाहर का पार्ट जो है ना पेरिफेरी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, ये चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्म ऑन ए रिंग, यानी मेरे पास एक रिंग है, उसके ऊपर चार्ज कितना दे रखा है मैंने? कैपिटल क्यू। यही तो बोल रहा है ना बेटा। रिंग का रेडियस कितना है? ये मेरे पास रिंग है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है और जिसका रेडियस ये है। अब उससे क्या बोल रहा? ये स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, एक स्फीयर लिया जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। ये स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस ये इज कंस्ट्रक्टेड विद इट्स सेंटर, यानी इस स्फीयर का जो सेंटर है इट इज एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। यानी अगर ये रिंग है, इसका जो सेंटर है रिंग किसका? स्फीयर का। ये मन को चले स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर यहां पर है, इसको लग रहा, यानी इसका सेंटर, तो ये इस तरह से आएगा, इस पे चार्ज है खाली। बात क्लियर है? डायग्राम समझ में आया? यस सर समझ में आया। नहीं आया? क्वेश्चन पढ़ो फिर से एक बार अच्छी तरह से। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस ए. A sphere of equal radius A is constructed with its center at the periphery of the ring. Find the electric flux passing through the surface of sphere. ये देखो डायग्राम, ये मेरे पास रिंग है जिसके ऊपर चार्ज क्यू, ये रिंग है, ये स्फीयर है। स्फीयर का जो सेंटर है ये पेरिफेरी रीजन पे टच कर रहा है यहाँ पर, तो इसका सेंटर यहाँ पर। दोनों का भी रेडियस कितना है? ये, यानी इसका रेडियस ये है और इसका भी रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, इसका भी रेडियस ये है। रिंग के ऊपर चार्ज है क्यू, स्फीयर पे कुछ भी चार्ज नहीं, स्फीयर पे कुछ भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो ये है और ये बी वाला। द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द रिंग आर इक्वल। जॉइन द सेंटर ऑफ द रिंग एंड द स्फीयर टू द पेरीमीटर, यानी ये सेंटर को ये पेरीमीटर को, ये सेंटर को ये पेरीमीटर को, दोनों को मैं अटैच कर रहा हूं। तो ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर से ये पेरीमीटर, ये सेंटर से ये पेरीमीटर, अगर ये है रेडियस का पेरीमीटर, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल। ना देखो यहाँ पर C1 C2, इसका सेंटर है, रिंग का सेंटर C1 है, स्फीयर का सेंटर C2 है। C1 C2 is equals to what? C1 into A and C2 into A, so that is equals to how much? ये, यानी अगर ये है, ये भी साइड ये है, ये भी साइड ये, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है? बात समझ में आई? क्योंकि रेडियस सेम है ना बेटा, इसका सेंटर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है अपने पास? ये है, तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस ही होगा ना। और यहां से यहां तक का भी रेडियस कितना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेडियस ही हो रहा है ना। देखो ये ब्लू वाले का ये सेंटर है, ये पेरिफेरी है, तो क्या ये रेडियस मान के चलते हैं क्या स्फीयर का? क्या हुआ? नहीं हो रहा। यहाँ देखो बेटा, ये रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज, ये इसका सेंटर है C1, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली वी आर टेकिंग ए स्फीयर, ए चार्ज क्यूब, इसके ऊपर चार्ज क्यूब इज यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस ए। इसका रेडियस यहां से यहां तक का कितना है? ये। तो कहीं पर भी लो, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, हर वक्त रेडियस यही है। उसके बाद हम लोग एक स्फीयर ले रहे हैं जिसका भी रेडियस कितना ये है, इज कंस्ट्रक्टेड विद इट्स सेंटर, यानी स्फीयर का सेंटर एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग है, ये पेरिफेरी ऑफ द रिंग है। और हम लोग यहाँ पर एक स्फीयर बना रहे हैं इस तरह से, जिसका रेडियस भी कितना है? ये सेंटर ऑफ स्फीयर है, ये C2। तो क्या ये C1 और C2 के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? कितनी होगी? यहां से यहां तक, ये सेंटर है, ये सेंटर है,
सेंटर ऑफ द रिंग, पेरिफेरी का डिस्टेंस कितना है ए ये रेडियस ही बनेगा ना बेटा, C1 से C2 रेडियस ही बनेगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट भी रेडियस ही बनेगा, ये यस सर से ये भी रेडियस यही बनेगा। तो क्या ऑल द साइड सेम रहे तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी? ट्रायंगल कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। यस सर तो नीचे भी उतना ही होगा ना, तो यहां से ऐड कट करो तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो टोटल एंगल कितनी हो गई? 120 डिग्री। 120 डिग्री टोटल सर्किल के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। अब थीटा कितना है? 120 डिग्री। यानी कितना पार्ट है इसका? टोटल स्फीयर का कितना पार्ट है? 360 को कितने किससे डिवाइड 120 आता? 3 यानी दिस इज 1/3 पार्ट ना। 120 इज नथिंग बट व्हाट? 1/3 पार्ट ऑफ द स्फीयर। ठीक है ना, वही देखो, द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड रेडियस ऑफ द रिंग आर इक्वल, join the center of ring and the sphere of the perimeter. So C1 C2 is equals to what? C1a and C2a, all the distances are a. So C1 C2a is forming what? An equilateral triangle. तो एंगल कितनी बन जाएगी? ये 60 डिग्री, isn't it? ये C1b और ये C1 C2, ये C1 C2 कितनी है? 60 डिग्री। उसी तरह से ये C1b, ये C1b कितना बनेगा बेटा? ये C1b, टोटल एंगल कितनी है? 60 60 120, तो ये हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्रीज हाउ मच? 1/3 पोर्शन ऑफ द रिंग इज इनसाइड द स्फीयर। तो ही ना बेटा, हाउ मच पार्ट ऑफ द रिंग इज इनसाइड द स्फीयर? 1/3 इज इनसाइड द स्फीयर। तो टोटल चार्ज Q था, तो कितना चार्ज स्फीयर में जाएगा? 1/3 टाइम्स, यानी Q/3। ये बात क्लियर है? 1/3 पार्ट ऑफ द रिंग इज इनसाइड द स्फीयर। इस रिंग स्फीयर में इस रिंग कितना पार्ट घुसा हुआ है? 1/3 पार्ट घुसा हुआ, isn't it? So 1/3 part has been inserted in the sphere. Total ring का रेडियस जो था 360 डिग्रीज था, तो इसमें से 120 डिग्रीज is in the sphere. 120 डिग्रीज means how much part? 1/3 part of the ring is inside the sphere. तो टोटल चार्ज भी कितना हो जाएगा inside the sphere? Q/3. तो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कितना हो जाएगा? चार्ज enclosed by epsilon naught. स्फीयर में कितना चार्ज enclosed हो रहा है? Q/3. So it is Q/3 times of epsilon naught is the answer. क्लियर है परिया? जी सर क्लियर है। समझ में नहीं आया फिर एक बार बताओ। नहीं क्लियर है। बताओ क्या है समझ में आया मेरे को एक बार, क्या समझ में आया बोलो। एक रिंग है जिसके पास चार्ज है और स्फीयर में चार्ज नहीं है। क्या स्फीयर पेरिफेरी नहीं, रिंग का रेडियस पेरिफेरी क्या की? क्वेश्चन क्या दिया था देखो, we are constructing sphere is been constructed with the center of the periphery of the ring, find the electric flux passing through what? sphere पूछ रहा है, रिंग नहीं पूछ रहा है। स्फीयर से कितना होगा? ये पेरिफेरी का जो होगा that will be the center of the sphere. अब हम लोग को क्या निकालना है? ये जो रिंग है ना, ये रिंग में का कितना चार्ज स्फीयर में जाएगा, क्योंकि स्फीयर में तो चार्ज नहीं है, तो कितना चार्ज जा रहा बोल के निकाले हम लोग ने? 120 डिग्रीज निकाले, यानी 1/3 ऑफ द रिंग का जो चार्ज है वो स्फीयर में जाएगा, 1/3 ऑफ चार्ज जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर मतलब कितना? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज कितना है? Q/3, सो इट इज Q/3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? पक्का? यस सर। चलो वेरी गुड। अब ये वाला देखो, अच्छा वाला क्वेश्चन है। A long string with a charge of lambda per unit length. A long string with what? Charge of lambda. Lambda क्या है? Lambda is nothing but lambda per unit charge. यानी चार्ज जो हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी Q is equal से कितना बन जाएगा? लैम्बडा इंटू L। लैम्बडा को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रिंग है मेरे पास विद ए चार्ज ऑफ हाउ मच? लैम्बडा पर यूनिट लेंथ, passes through an imaginary cube of edge A. Okay, the maximum flux of the electric field through the cube will be equal to how much? ये ऑप्शंस दे रखा है। क्वेश्चन समझाओ पहले मेरे को, कोई समझा सकता है? देखो कोई समझा सकता है?
जल्दी से समझो। क्वेश्चन समझो बेटा खाली मेरे को पहले कोई। क्वेश्चन समझो। मेरे पास क्या है? हेलो, आए चले गए? Am I audible? क्या हुआ कि क्या हुआ? अब्दुल मुकीद, अदनान अली, रजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली भाग गए। क्या हुआ? देखो, लॉन्ग स्ट्रिंग विथ ए लीनियर चार्ज लैम्डा, यानी मेरे पास एक लीनियर चार्ज है लैम्डा, ऐसा वाला एक लॉन्ग स्ट्रिंग है जिसके ऊपर चार्ज रहेगा ऑन बोथ द साइड। सुनाई दे रहा नहीं दे रहा बेटा? दे रहा सर। हाँ, ये लैम्डा है, ये लॉन्ग स्ट्रिंग है बेटा। ये लॉन्ग स्ट्रिंग है विथ ए लीनियर चार्ज ऑफ लैम्डा पासेस थ्रू एन इमेजिनरी क्यूब। ये क्यूब है मेरे पास, ये क्यूब है मेरे पास, ठीक है। तो इस क्यूब में इस वायर को रखना है, समझ में आ रहा? इस क्यूब में इस वायर को रखना है। द मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब, यानी फ्लक्स जो आएगा ये लाइन के वायर की वजह से आएगा, क्योंकि इस पे चार्ज है ना, ये चार्ज के वजह से ही फ्लक्स क्रिएट होगा, इसके वजह से फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स कहां से आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ये जो वायर है, इस वायर पे चार्ज है जो लैम्डा है, यानी मान के चलो बहुत बड़ा वायर है ये, बेसिकली ऐसा वाला मान के चलो बहुत बड़ा वायर है। ये वायर को अब इस क्यूब में रखना है, so that the maximum length of that one can pass through the cube। तो कैसे रखोगे बेटा? जैसा अगर आपको गाड़ी में कुछ रखना है बड़ा वाला चीज, आपको क्या करोगे? अब एडजस्ट करोगे। Yes, एक बड़ा sir. रॉड रखना है मान के चलो कार में, आप डिक्की खोलोगे नहीं आएगा, तो क्या करोगे? पीछे की डिक्की खोल के आप पीछे से एक वायर को रखना की कोशिश करोगे, कुछ रॉड वगैरह लेके जा रहे हो तो, है कि नहीं? Yes. समझ में आ रहा है? एक बड़ा सा वायर को अपने को कार में लेके जाना है, तो क्या आप डायरेक्टली डोर में से रख सकते हो क्या उसको? मान के No, चलो sir. आपकी कार 6 फीट है और आपको 5 फीट का वायर लगाना है। ये अपनी कार है, यहाँ पर एक डोर 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 है। अगर ये 5 फीट है, यहां से यहां तक की 5 फीट है, ठीक है ना? तो यहां से यहां तक सॉरी 6 फीट है। तो अगर मैं इसको भी अगर 6 फीट का रखना है बेसिकली, या 5 फीट का रखना है, अगर मैं इस वायर को लेकर के दरवाजे से खोल के रखूंगा तो क्या ऐसा जा सकता है क्या वायर? मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीछे तो डिक्की है, लगते रहेगा। ऐसा रखने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम नहीं जाएगा, थोड़ा पार्ट जाएगा, इधर से थोड़ा निकलेगा, इधर से थोड़ा निकलेगा। अब ये पूरा 5 मीटर का वायर अगर मुझे कार में रखना है तो क्या करूंगा मैं? जल्दी से बताओ। पीछे की डिक्की खोलूंगा, यहां से रखूंगा, ऐसे डायगोनली रखूंगा। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया। तो अब इस वायर को इसमें क्यूब में इस तरह से रखना है सो दैट मैक्सिमम जाए। तो क्या मैं ऐसा रखूं, यहां से यहां तक रखूं ऐसा, तो मैक्सिमम चले जाएगा ना? ऐसा रखे तो नहीं जाएगा। मान के चलो ऐसा रखा मैंने, ऐसा रखे तो मैक्सिमम जाएगा क्या? ऐसा रखे तो मैक्सिमम जाएगा क्या? कैसे जाएगा मैक्सिमम? बताओ जल्दी से। मैक्सिमम जाने का चांस ही क्या है? बस यही वाला है, ये वाले में रखोगे तो मैक्सिमम लेंथ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया? समझ में आया सर। ठीक है, चलो अब देखो, ये मेरा क्यूब है, ये मेरा वायर है। इस वायर पे चार्ज कितना है? लैम्डा। लीनियर बॉडीज पे कभी भी जो चार्ज रहता है वो लैम्डा रहता है। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, यानी क्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई ए, इजंट इट? अब इसको मैंने डायगोनल रखा है क्यूब में, तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब कितना हो जाएगा? डिस्टेंस √3 है। √3 है। लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना होगा? √3 होगा ना?
Yes, sir. तो मैक्सिमम फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. चार्ज का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा बाय ए. ये इज नथिंग बट व्हाट? लेंथ ऑफ दिस वायर. लेंथ ऑफ द वायर कितना है? √3a. सो इट इज √3 लैम्बडा इनटू a बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी द आंसर. समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है? तो Yes, कौन sir. सा Clear. फोर्थ ऑप्शन √3 लैम्बडा a बाय एप्सिलॉन नॉट. फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. A long string with a charge of lambda per unit length passes through an imaginary cube of edge A. The maximum flux of the electric field through the cube will be equal to how much? यानी maximum flux जाना मतलब maximum length जाना है. तो maximum length of this one is how much? It can pass through only through diagonal. तो diagonal का distance कितना है क्यूब में? √3 into a. ठीक है ना? तो इस पे लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा इज इक्वल टू Yes, क्यू sir. बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज, दिस वन इज नोन एज ऑफ योर चार्ज पर यूनिट लेंथ. इस लेंथ को यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट करा हुआ है तो क्यू बाय ए. सो क्यू कितना हो जाएगा? लैम्बडा इनटू ए. ये इज नथिंग बट व्हाट? लेंथ ऑफ दिस वन. ये लेंथ कितना है? √3 into a. √3 into a. सो चार्ज मैक्सिमम इज इक्वल्स टू फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो चार्ज कितना है? √3 into लैम्बडा into a बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है? Yes, sir. पक्का? पक्का clear. परिया Yes, sir. Clear है. समझ में आया? आ गया. नहीं आया? नहीं आ गया मेरे को. पक्का? जी हाँ. ठीक है, चलो वेरी गुड. ओके, तो ये था अपना फ्लक्स का रिलेशंस बेसिकली. तो इसका मटेरियल है कुछ आपके पास? समझ में फोकस आया का ना? है सर. क्या बोले? फोकस का है? जी हाँ है. तो फ्लक्स का निकाल के पढ़ना शुरू करो ना फिर एक बार. इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के पढ़ो, उसमें से क्वेश्चंस करो. कुछ नहीं आ रहे तो मुझे बोलो. फिर सभी के पास है फोकस का मटेरियल? सर फोकस का नहीं है, दूसरा है. फोकस का ले लो ना बेटा, प्रॉब्लम्स करने आसान हो जाएगी. सबके कॉमन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. ओके सर. ठीक है, आज अली सर को फोन करके आप लोग मटेरियल्स ले लो. ठीक है. प्रॉब्लम्स करने में आसान हो जाएगा, वर्क देने में आसान हो जाएगा. सभी लोग का कॉमन डाउट्स भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा. एससी वर्मा तो करना ही करना है, लेकिन टाइम बीइंग के लिए फिलहाल बाईपीसी बच्चे सभी लोग जितने भी लोग हैं वो लोग कंपलसरी अपने कॉलेज मटेरियल निकालो और करना शुरू करो. बहुत काफी. और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कॉन्सेप्ट क्लियर लिखो और नोट्स कंपलसरी लिखो. उसके अंदर कंपलसरी नोट्स लिखना जरूरी है बेसिकली. ठीक है? ठीक है सर. ठीक है, चलो. तो ये हो गया अपना फ्लक्स के बारे में. नेक्स्ट सेशन ऑफ ए क्लास में हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में. इसमें कुछ डाउट रहा तो बोलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. गॉस लॉ भी हो गया. बहुत सारा मैं बाहर बच्चों को पढ़ा चुका हूँ कॉलेज में, तो इतना पार्ट हो चुका है बेसिकली. इनके पैरेलल आ गए तो रोज आराम से हो जाता मेरे को भी. ये क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है. देखो, ठीक है. कुछ डाउट्स है क्या? देखो, ठीक है. यस सर. चलो, हम क्लोजिंग द सेशन. अगर आप लोग किसी को ज्वाइन करना है तो केमिस्ट्री सर अभी ले रहे हैं क्लास, वहाँ ज्वाइन कर लो फिर आप लोग. ठीक है? सर कौन सी? जूनियर. हाँ, जूनियर की पढ़ा रहे शायद क्लास बेसिकली सर. ठीक है? ठीक है सर. ओके, चलो बेटा, बाय. बाय सर.